गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ओम थानवी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत अतीत में दबे पांव पढ़ रहे थे, इसमें हम अत्यंत प्राचीनतम नागर सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के बारे में जान रहे थे। कल हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्राचीनता, उसकी नगरीय व्यवस्था, वहाँ के महाकुंड और कोठारों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अगली चर्चा में शामिल करते हैं कि वहाँ के जो खंडहरों में खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, क्या क्या प्राप्त हुए हैं, वहाँ की पशुपालन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की महाकुंड की और क्या विशेषताएं थी। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये लगभग 1400 लगभग केंद्र इसके खुदाई में प्राप्त हुए, चिन्हित किए गए हैं। लेकिन जो भी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उनकी खुदाई बहुत कम हुई है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि हड़प्पा में खुदाई करने से पानी निकल आता है, इसलिए वहाँ काम रोक दिया गया है। अपने भारतवर्ष में भी कई इसके क्षेत्र हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये 2500 ईसा पूर्व पश्चिमी भारत या वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पड़ते हैं। ये जो सभ्यता है ये प्राचीन मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। हमने कल पढ़ा था कि 1920 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ जॉन मार्शल के निर्देशन में, और 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने सभ्यता की खोज की। तो बहुत सारे केंद्र यहाँ पे भारत में भी हैं, जैसे लोथल है, अहमदाबाद में है, कालीबंगा है, राजस्थान में है, सुरकोटरा है, आलमगीर है, और कोटदीजी है, बनवाली है, रोपड़ है, राखी गढ़ी है, धौलागीर है, आज बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप मानचित्र के द्वारा इन चिन्हों इन स्थलों को आप जान सकते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे नगरीय व्यवस्था। तो इसमें आपने पढ़ा था कि ये जो दोनों नगर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित थे। ऊंचाई पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग की बस्तियां थी, और संभवतः निम्न वर्ग की बस्तियां नीचे रहती थी। सामान्य ईंटों का प्रयोग होता था, पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो सभ्यता है पूरी ग्रिड प्रणाली इसमें मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत जो भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण काटती थी, राइट एंगल में काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जली हुई ईंटों का प्रयोग होता था। जल निकासी की बहुत ही चौकस और सुव्यवस्थित प्रभावी व्यवस्था देखने को मिलती है। हर घर में एक स्नान घर और आंगन होता था, स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। तो ये इससे जाहिर होता है कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। अब हम अगले क्रम में देखते हैं बौद्ध स्तूपों के बारे में चर्चा की गई है। लेखक ओम थानवी लिखते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्णशीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है और इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया। बहुत सारे पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों ने इसमें सर्वेक्षण किया, खुदाई कार्य करवाया, और उनकी अलग अलग खोजें हैं। उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है उसको हम विवरण रूप में आगे भी जानेंगे। तो यहाँ लेखक लिखता है कि चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। एक कहानी आती है, कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में कुछ लोगों ने ईंटों के निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया।
तो मिट्टी की खुदाई के दौरान उनको पकी हुई ईंटें जब मिलने लगी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन ईंटों को खोद कर उन्होंने अपने मकान भी बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद धीरे धीरे ये बात फैलती गई और उसके बाद 1900 धीरे धीरे ये बात अंग्रेजों के पास पहुंची और उसके बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत ही अति प्राचीन सभ्यता है। तो उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1861 में यहाँ पर एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई अंग्रेजों के अधीन। उसके बाद धीरे धीरे 1902 में करीबन लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे खुदाई कार्य प्रारंभ करवाया और उसके बाद कई लोगों का इसमें योगदान रहा खुदाई में। तो आगे देखते हैं कि ये बौद्ध स्तूप भारत का पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से की एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। तो चबूतरे मिले हुए हैं और ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित हैं। इस भाग को गढ़ बोलते हैं, पुरातत्व के लोग गढ़ बोलते हैं और ऐसा माना जाता है कि राज सत्ता और धर्म सत्ता का केंद्र यही गढ़ हुआ करते थे। बाकी शहर, बाकी स्थान गढ़ से दूर हुआ करते। तो जो गढ़ थे वो कहते हैं कि राज सत्ता और मुख्य सत्ता का केंद्र हुआ करता था। संसार में गढ़ के स्वरूप संभवतः मोहनजोदड़ो के इस रूप से ही प्रभावित है। मोहनजोदड़ो में एक अकेली ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बची रह सकी, अन्यथा शेष इमारतें आज खंडहर रूप में ही मिलती हैं। तो जो गढ़ है संभवतः इसमें बहुत ही मेहनत की गई होगी, बहुत ही खर्चा किया गया होगा, इसलिए ये आज भी इसके अवशेष मिलते हैं। और जो सामान्य लोगों की बस्तियां थी उनमें संभवतः हल्की ईंटों का प्रयोग किया गया होगा, इसलिए वो नष्ट हो गई हैं। सिंधु घाटी की खेती और व्यापार के बारे में बताया गया। बहुत ही उन्नत खेती होती थी और खेती भी होती थी, पशु भी पालते थे, व्यापार भी होता था। इससे जाहिर होता है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज होती थी, खजूर, खरबूजे, अंगूर, कपास, रुई, ये सभी फसलें होती थी। कपास की खेती भी होती थी, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई भी होती थी, कारखाना भी मिला हुआ है। ऊन भी ये आयात करती थी, सुमेर से ऊन आयात करती थी, सूती कपड़ा दूसरे देशों में भेजती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था, ताम्रकाल भी कहा जाता है। कांसे का प्रयोग हुआ तो कांस्य काल की सभ्यता भी कहते हैं। सिंध में पत्थर था, राजस्थान में तांबे की खानें भी मिली हुई हैं, तांबे के तमाम उपकरण भी मिले हैं, कांस्य के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं और खेती के बहुत सारे उपकरण मिले हुए हैं। बैलों का प्रयोग करते थे क्योंकि बैलों की मूर्तियां मिली हुई हैं। ये लोग रबी की फसल, कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने आदि की उपज के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। महाकुंड के बारे में बताते हैं कि महाकुंड की विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं। उसके आसपास के भवनों के बारे में बताया गया है कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे। दक्षिण में भी भव्य इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय रहा होगा, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें, कुएं भी अधिक हैं। मोहनजोदड़ो खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के नाम के आधार पर मोहल्लों के नाम रखे। जिन जिन पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की, उत्खनन कार्य करवाए, उन्होंने अपने नाम से ही उस स्थान विशेष का नामकरण कर दिया। जैसे जो पुरातत्ववेत्ता थे डी.के. दीक्षित, उन्होंने उस स्थान का नाम डी.के. हल्का रख दिया। इसी प्रकार से अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं के नाम पर अलग अलग उस स्थानों के नाम रखे गए हैं। इस प्रकार से हम इसमें ये देखते हैं। अगले क्रम में हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वहाँ की शिल्पकला, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की संस्थाएं और कौन सी थी, धर्म क्या था, कैसे ये सभ्यता नष्ट हो गई आदि के बारे में जानेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।